ऑफ एरर्स का बेसिक रूल क्या है? अगर हम इसको आप एक जज करते हैं तो सबसे पहली बात इसमें एक एरर की लोकेशन हो, यार एरर हुआ क्या है, और फिर हमने उस एरर को थ्रू अ जर्नल एंट्री आप एक के करेक्शन में लेकर जाना है। ये बेसिक सिंपल सा आपके पास आपका मामला है जो इससे रिलेटेड आपके पास आप एक के करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड रहेगा। सो टेक्निकली आपके पास करेक्शन ऑफ एरर्स में हमें एरर की लोकेशन करनी है। अब ये वाला काम जो एग्जामिनर खुद करके देगा कि यार एरर है क्या, अब उस एरर को हमने रेक्टिफाई करना है। अब उस रेक्टिफिकेशन में जो आपके पास प्रैक्टिकली इसके न्यूमेरिकल आएंगे, वो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स में इसका जो आपके पास क्वेश्चन है वो जर्नल का क्वेश्चन होता है जो इसका सेपरेट न्यूमेरिकल है। उस सेपरेट न्यूमेरिकल में एग्जामिनर ने आज तक आपसे सवाए जर्नल के और कुछ नहीं पूछा। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, लेकिन आप देखेंगे इनिशियली तो हम इसको ऐसे ही जर्नल के साथ लेकर चलेंगे, बट लेटर ऑन हम इसी टॉपिक में इसको कंप्लीट अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि एक ट्रायल बैलेंस बने जो गलत हो, जिसमें सस्पेंस भी हो, जिसमें डिफरेंट एरर्स हो। फिर हमने करेक्टिंग एंट्रीज को परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद हमने दोबारा से ट्रायल बैलेंस को आप देखेंगे कि रीड्राफ्ट करना होगा। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास आपका एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर में क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लॉन्च कर दे, बट दैट इज एडवांसमेंट, इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। दूसरी बात ये कि करेक्शन ऑफ एरर का जो टॉपिक है इसमें जो बेसिक आपके पास आपकी डिस्कशन है वो तो इतनी है कि आपने रॉन्ग एंट्री को करेक्ट करना है। बट जब आपके पेपर में इसका न्यूमेरिकल आएगा तो दो तरह से इस न्यूमेरिकल को आपको देगा। एक तो अलोन न्यूमेरिकल है करेक्शन ऑफ एरर का जो वो देता है आपको। दूसरा करेक्शन ऑफ एरर का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो हर टॉपिक में लेकर आएगा। जैसे अगर उसने अक्रूवल फ्री पेमेंट की तो करेक्शन ऑफ एरर को बीच में लेकर आ जाएगा। अगर उसने प्रोविजन फॉर बैड डेट का टॉपिक लिया तो उसमें वो एरर कर देगा, कहेगा इनको ठीक करो और फिर मुझे प्रोविजन का टॉपिक जो है परफॉर्म करके दो। अगर इन्वेंट्री का टॉपिक होगा तो उसमें गलती कर देगा और कहेगा यार ये गलत हो चुका है तो जरा इसको पहले करेक्ट कर लो और करेक्ट करके फिर इसको अपने पास लेकर आओ। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस जी सर। बेटा। यस इसी सर। तरीके से आपको याद होगा आपने जो एमसीक्यूज थे जो ये अक्रूवल प्री पेमेंट वाले, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा था कि अगर हम प्री पेमेंट को मिस कर दें, अगर हम अक्रूड एक्सपेंस को मिस कर दें तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होंगे। तो आपका एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लीड करवा सकता है कि यार ये एरर्स हो गए हैं, अच्छा इन एरर्स को आप क्या करें कि करेक्ट करें। फिर आपको ना वो एक प्रॉफिट दे देगा जो इन एरर की करेक्शन से पहले का प्रॉफिट होगा। फिर वो आपसे ये डिस्कशन करेगा कि यार अब तुमने एरर करेक्ट कर लिए हैं तो प्रॉफिट को ना करेक्टेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखाओ। सो ये जो ये टॉपिक है ये अपने अंदर एक वैरायटी रखता है, यानी इसके बीच में आप ये कह लें कि इसका जो इसकी रेंज है वो आपका पूरा कोर्स है। इस पूरे कोर्स के बीच में आपके पास आप ये कह लें कि वो करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक को कहीं भी लेके आ सकता है। सो ये जो भी हम लोग अपनी डिस्कशन कर रहे हैं ये तो इनिशियली हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि करेक्शन का जो बेसिक फिलॉसफी है वो है क्या, देन इसकी जो एप्लीकेशन है वो हर चैप्टर में स्पेसिफिक होगी। और फिर जो फाइनल न्यूमेरिकल हमारे पास होगा जो हम अपने कोर्स के एंड पे करेंगे, बेटा दो जगहों पे आपकी रिवीजन परफॉर्म होगी। एक जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो पूरे कोर्स की रिवीजन होगी, और एक जब आप करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे तो पूरे कोर्स की रिवीजन होगी। आप मेरी बात को बेटर अंडरस्टैंड करें। सो ये दो एरियाज ऐसे हैं जो आपके पूरे कोर्स को रिवाइज करवाएंगे। कंप्लीट कोर्स की जो रिवीजन है वो इन दो टॉपिक्स में आपके पास आपकी इनिशियली परफॉर्म की जाएगी, और देन उसके बाद आप ये कहें कि आप जब एक दफा इसको परफॉर्म कर लेंगे तो देन आपको पूरे का पूरा कोर्स क्लियर होगा कि यार ये आईटी है, अब अगर ये आईटी है तो मुझे इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईटीए, मैं पहले भी आपसे मैंने जिक्र किया था, फिर आपको बता देता हूं कि आईटीए की प्रिपरेशन के लिए आपको दो लेवल पे लड़ना पड़ेगा। पहले तो ये कि टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, फिर टॉपिक का लिंक क्रिएट करना पड़ेगा,
फिर एक दफा जब वो लिंक क्रिएट हो जाएंगे तो पूरे कोर्स को एक दफा से रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा यार ये है, अच्छा उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी आप हैरान होंगे कि उसके बीच में हो सकता है आपके पास 2-3 डेज 4 डेज, ये जो आपके पास 2 आवर्स की क्लास है, इनके बीच में सारे टॉपिक्स पे हम लोग आप ये कह लें कि उन चीजों को एक दफा रिवाइज कर लेंगे। एक दफा जब हम इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी ये प्रपोजिशन होगी कि जो पास्ट पेपर्स हैं वो करने की आप ये कहेंगे हमने कर लिए होंगे, हमने इसके टॉपिक के क्वेश्चंस परफॉर्म कर लिए होंगे, टॉपिक को एक दफा समझ लिया होगा। सो देयर आफ्टर हमारी वो प्रिपरेशन स्टार्ट होगी जो हमने अपने आप ये कह लें कि एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो एग्जाम प्रिपरेशन डिफरेंट है। अब मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को कुछ चीजों को गाइड कर दूं। नॉर्मली स्टूडेंट की साइकी क्या होती है? स्टूडेंट की साइकी ये है कि जब आपके पास आपके स्टडी टेक्स्ट वाले चैप्टर खत्म हो गए, आपने पास पेपर के न्यूमेरिकल कर लिए, तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि नाउ कोर्स इज ओवर। अब टीचर ने जो काम करवाना था वो हो गया। अब इसके बाद मुझे, मैं एट ओन हूं, मैं अपनी प्रैक्टिस करूं, मेरे पास मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल हैं, मेरे पास आप ये कहेंगे हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके पास परफॉर्म कर लूं, मेरे पास मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल। आपके बाकी पेपर्स में ये हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के हर पेपर में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अकाउंटिंग का हर पेपर, चाहे वो आपके पास आप ये कह लें कि ये आईटीए है, चाहे वो FR1 है, चाहे वो FR2 है आपके पास, बेटा ये वो पेपर्स हैं जिसमें एक दफा कोर्स खत्म करने के बाद रियलिटी में पढ़ाई शुरू होती है। तो मैं सिर्फ ये बात आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे होता क्या है, मैं आपको बताता हूं पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। होता ही है कि जब हम एक दफा हम कोर्स को सम अप कर देते हैं तो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यार आप क्लास लेने की जरूरत नहीं है, अब मुझे क्लास को जो है वो बस खत्म कर देना चाहिए, मेरा अपना टाइम इसमें हर्ट हो रहा है, ये 2 घंटे जो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं अपने अपने टॉपिक को लेके चलो मेरा पेपर तैयार हो जाएगा और मैं पेपर क्वालिफाई कर लूंगा। नॉर्मली नहीं होता ये काम। सो यू हैव टू स्टे। आपको उस वक्त तक स्टे करना है जिस वक्त तक मैं आपको खुद फ्री ना कर दूं। जब तक मैं आपको ये ना कह दूं कि अब ठीक है, अब तुम एट ओन जा सकते हो। बट मेरी बात को फॉलो करें तो प्लीज सारे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सारे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो सॉरी यार, हम यहाँ पे बड़ी अजियत के आलम में बैठे हुए हैं। अच्छा बेटा मेरी बात आपने अंडरस्टैंड की है? Yes, sir. Yes, जी सर। सो ऑल ऑफ यू मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए उस वक्त तक जिस वक्त तक मैं आपको खुद फ्री ना करूं। प्लीज खुदारा इस चीज को समझिएगा। हम जून में जुलाई के पहले वीक में अपने इस सारे टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपका कोर्स खत्म हो गया। आपका कोर्स इस डेट के बाद शुरू होगा। बेटे मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, चलें। sir. यौम हशर साथ है सर। अल्लाह खैर करेगा बेटा। चलो अच्छा बेटा अब मैं इसकी डिटेल्स लिख रहा हूं, ये नोट्स बना लीजिएगा अपने पास, ठीक है? कि जैसे मैं इसके पास लिखना शुरू करूंगा आपने इन चीजों को अपने पास नोट कर लेना, ठीक है बेटा? Okay, sir. ये करेक्शन ऑफ एरर का आपके पास बेटा बंद कर दे या ऐसा कर दे, एक और बस काफी। अच्छा भाई अब बेटा पहली बात, आपके एरर्स में फ्रैंकली स्पीकिंग दो बड़ी ब्रॉड कैटेगरी। ये कैटेगरीज ये हैं कि जिनके बीच में एक में आपके वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, एक में आपके पास आपके वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. अब एरर्स
पहले वो एरर्स हैं बेटा जो जिनमें आपके पास आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, टैली करेगा बराबर रहेगा, एरर है लेकिन ट्रायल बैलेंस उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। बेटा बात को अंडरस्टैंड करें। सेकंड वो एरर्स बेटा जो आपके ट्रायल बैलेंस को मिसमैच करेंगे बेटा, यानी ये इसको क्या करेंगे, इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है। बेटा बात समझ में आ रही है। वो एरर्स जिन्होंने ट्रायल बैलेंस को अनअफेक्टेड रखना है, मतलब जिसमें ट्रायल बैलेंस आपके पास इफेक्ट नहीं करेगा, मेरी बात बेटा अंडरस्टैंड करें। इनमें एक फर्स्ट एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, आपका वो एरर जो कंप्लीटली रिकॉर्डिंग से मिस हो गया, आपने एरर है रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, जब आपकी रिकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं हुई तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट दोनों मिस हो गए। बेटा क्लियर है। सेकंड आपके एरर्स ऑफ कमीशन, वो एरर्स डेबिट क्रेडिट तो किया लेकिन आप ये कह लें कि उसके बीच में अकाउंट हैंड डिफरेंट हो गए, ठीक है। अब नेचर चेंज हुई या नेचर चेंज नहीं हुई, प्रिंसिपल वाला हो या एरर ऑफ कमीशन हो। एरर ऑफ कमीशन क्या था, अकाउंट हेड चेंज हुआ लेकिन एक्सपेंस को एक्सपेंस ही रहने दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, अकाउंट हेड चेंज हुआ, एसेट को एक्सपेंस बना लिया या एक्सपेंस को एसेट बना लिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट हुआ। तो डेबिट क्रेडिट हुआ तो ट्रायल बैलेंस में मिसमैच नहीं होगा। फिर आपके पास कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स आपके वो एरर्स हैं जो होते लेजर्स में हैं, लेकिन अगर कहीं पर आपने गलत डेबिट किया तो कहीं पे गलत क्रेडिट भी हुआ हुआ है, और ये अपनी आप ये कहें कि अमाउंट में मैच कर जाते हैं कि अगर मैंने कहीं पे 400 से आप ये कह लें कि गलत डेबिट किया था तो कहीं पे मैंने 250 से गलत क्रेडिट भी किया, 150 से गलत क्रेडिट भी किया, तो कलेक्टिवली आपके पास आप ये कह लें कि 400 से गलत क्रेडिट भी हो गया। तो अगर डेबिट क्रेडिट गलत थे, ठीक है आपने अपनी पोस्टिंग गलत की, लेकिन क्योंकि वो मैच कर गए तो इसलिए आपके पास ट्रायल बैलेंस अनअफेक्टेड रहेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। आपके वो एरर्स जिन्होंने आपके ट्रायल बैलेंस को मिसमैच करना है, इनमें आपके पास आपके पोस्टिंग एरर्स, आपके कॉस्टिंग एरर्स, आपके ट्रायल बैलेंस एरर्स, ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में हो। एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है थ्योरेटिकली कि वो बताओ कि यार कौन से एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस को मिसमैच करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस को मिसमैच नहीं करते। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है बेटा। सो वन बाय वन हर एरर को अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकली लिखते हैं, उसका एक फ्रेम बना लेते हैं ताकि हमारे पास जब फ्यूचर में जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें इसका अंदाजा हो कि हमने इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। बेटा क्लियर है। जितने एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगे, बेसिक रूल याद रखिएगा, इनकी करेक्शन होगी थ्रू सस्पेंस अकाउंट। यानी ऐसे एरर्स जिन्होंने ट्रायल बैलेंस को मिसमैच किया है, तो जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि आपके पास उसको मैच करने के लिए मुझे सस्पेंस अकाउंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। यू गॉट द पॉइंट।
इज इट क्लियर? Yes. ठीक हो? सो आपके पास इनकी करेक्शन को हमें सस्पेंस अकाउंट की यूटिलाइजेशन से ही ठीक करना पड़ेगा। इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लें, मैं इसको रब करूं। पिक्चर ले लो बेटा आप। अभी आपको एक एक चीज थ्रू जर्नल क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ इसकी पिक्चर ले लें। जी बेटा पिक्चर ले लिया ऑनलाइन वाले जो है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ भाई, आप लोगों ने पिक्चर ले लिया बेटा इसकी? अच्छा, अब सबसे पहले एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। फर्स्ट एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नाउ ये आपके पास आपके जर्नल में एरर्स होते हैं। कंप्लीटली आपने ओमिट कर दिया बेटा। मेरे बात को फॉलो करें, एक एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। सो बेसिकली ये है क्या? ये आपके पास आपकी अनरिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अब अगर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं तो आपके पास आपकी मिसिंग हो जाती है भाई। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? अब इसका जो आपके सर? पास आपकी, जी बेटा। सर अगर किसी एंट्री को 2 बार कर दिया है, जी बेटा। सर अगर किसी एंट्री को 2 बार कर दिया है तो वो भी इसमें काउंट होगी या वो अलग? हाँ, ओबीसी में काउंट हो जाएगी, ठीक है? ओमिशन, बेसिकली ओमिशन, देखो एक बात समझो, ये नाम हमने बस इनको एसोसिएट कर दिए। एरर एरर है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। हमने सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा आप ये कहेंगे तसल्ली देने के लिए नाम दे दिए। अब एरर्स आपके पास, आप कुछ भी सोच सकते हैं। दोबारा उठ उधर से, इधर आओ। इधर बैठ। अब तेरी तवज्जो इधर उधर गई ना तो डायरेक्टली चांटा पड़ेगा। तवज्जो के साथ सुन क्या है। अब एरर्स में आपके पास आप ये कह लें कि ओमिशन का मतलब क्या है? रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, ये भी तो एरर्स हो सकता है कि आपके पास आपने एक एंट्री को रिकॉर्ड किया, फिर कर लिया, 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया। बेटा मेरी बात को फॉलो कर, एरर है। मतलब आपने सैलरी पे की 10,000 की, एक दफा रिकॉर्ड किया, फिर सैलरी पेड रिकॉर्ड हो गई। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। सैलरी जो पे की थी उसकी अमाउंट डिफरेंट हो गई। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। रिकॉर्ड ही नहीं की। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। रिकॉर्ड कर ली, पोस्ट नहीं की, पॉसिबल है आपके पास। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? लेटेस्टली राइट नाउ आपके एरर्स की जो कैटेगरी है वो बड़ी मिनिमम हो चुकी है, क्योंकि जब से आईटी बेस आपके पास आपके सिस्टम्स आए हैं, कल भी आपसे इसके ऊपर मैंने शेयर किया था, उसके बीच में आपके एरर्स जो हैं वो पोस्टिंग के नहीं हो सकते, वो बैलेंस के गलत आने के नहीं हो सकते, वो ट्रायल बैलेंस के मिसमैच होने के नहीं हो सकते, ट्रायल बैलेंस में गलत अमाउंट को लिखने के नहीं हो सकते। वो एरर सिर्फ यही हो सकता है कि जब हम सोर्स पे रिकॉर्डिंग करें वहां पे हमसे गलती हो जाए, क्योंकि आगे वाला काम हमने करना ही नहीं है। जब हमने करना नहीं तो गलती होने का सवाल ही नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें गलत हो। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूं।
अच्छा बेटा, अब ये यहां देखिएगा प्लीज इसको। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास बेटा, यहां देखना। वो इसको एग्जामिनर कुछ इस तरह से देगा कि क्रेडिट सेल्स ₹20,000 is not recorded in the books, इस तरह से बता देगा। इसी तरह से it is quite possible credit purchases ₹15,000 is not recorded in the books, ठीक है। नो एंट्री बेटा, इधर देखो, नो एंट्री has been made for depreciation, बेटा क्लियर है। accrued salaries are not accounted for, इस तरह की ट्रांजैक्शंस आपको मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। सर नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन for ₹5,000, accrued salary is not accounted for ₹3,000। अब एग्जांपल्स आ गए, उसने दे दिया, उसने कहा यार ये हो गया, करेक्शन कैसे करें। इन सब की करेक्शन, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास हो, इनकी जो करेक्शन है is the original entry, यानी वो जो ओरिजिनल एंट्री है वही करेक्शन है। यानी दूसरे अल्फाज में आप इसको यूं समझे कि जैसे आपको एक जर्नल एंट्री परफॉर्म करने के लिए दे दी गई, क्या क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करो, क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करो, अक्रूड सैलरीज को रिकॉर्ड करो, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो। तो करेक्टिंग एंट्री इज सो सिंपल, यानी इसका मतलब कि करेक्शन, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, इसकी करेक्टिंग एंट्री इज द ओरिजिनल एंट्री।
वो परफॉर्म कर लें, एरर करेक्ट हो जाएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, जहां पर अनरिकॉर्डेड है वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? भाई समझ लग रही है ऑनलाइन जो लोग हैं? यस सर। ठीक हो गया। सो आप देखिएगा क्या क्रेडिट सेल की क्या एंट्री है बेटा, क्या करो, रिसीवेबल्स टू सेल, परचेजेस क्रेडिट पर की है बेटा, परचेजेस टू पेएबल, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड सैलरी क्रेडिट। सो वो एंट्री जो ओरिजिनल एंट्री है वही इसकी आपके पास, आप ये कह लें कि आप ये कहें कि इसकी करेक्टिंग एंट्री है। अब मजबूरी समझो, इसका मतलब कि जिसको ओरिजिनल जर्नल एंट्री नहीं आती वो करेक्शन में कैसे आए? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जर्नल हमने इसलिए सीखा था, कल भी बात कर रहा था कि डायरेक्टली उसके बीच में से क्वेश्चन वो नहीं देगा, लेकिन वो मुझे आता होगा तो करेक्टिंग एंट्री परफॉर्म करूंगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट द पॉइंट जी? ठीक हो गया। यस सर। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में करेक्शन बड़ी सिंपल, जो एंट्री मिस हुई उसी को परफॉर्म कर दो, वही करेक्टिंग एंट्री। बेटा क्लियर है ये बात? कोई मसला तो नहीं? ठीक होगा। इसको भी पिक्चर लेनी है तो ले लो, जल्दी करो। हो गया बेटा? हो गया बेटा? Yes, sir. अब उसके बाद आपका सेकंड एंड थर्ड दोनों, यानी जो सेकंड एंड थर्ड बोथ, चाहे एरर ऑफ कमीशन हो चाहे एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, सेकंड एंड थर्ड एरर ऑफ कमीशन एंड प्रिंसिपल। अच्छा इन दोनों में होता क्या है? एंट्री परफॉर्म होती है, लेकिन अकाउंट हेड हमने गलत चूज कर लिया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अकाउंट हेड गलत चूज कर, एरर ऑफ कमीशन अपनी रेक्टिफिकेशन पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपके पास एक स्टेप हमें और आगे जाना पड़ता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, दोनों को डिस्कस करते हैं। जैसे एरर ऑफ कमीशन, आपके पास इसकी एग्जांपल्स, जैसे आपके पास सैलरीज पेड ₹5,000 वर डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। भाई सैलरी भी एक्सपेंस, कमीशन भी एक्सपेंस यार। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, हैं दोनों एक्सपेंसेस, अकाउंट हेड गलत कर दिया। डेबिट सैलरी को करना चाहिए था, डेबिट किसको कर दिया बेटा? कमीशन। बेटा क्लियर है? समझ लग रही है बेटा बात? रेजुला। अच्छा इसी तरीके से यूटिलिटीज पेड ₹7,000 वर डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो बात समझ में आ रही है? सो इस तरह के एरर्स होंगे आपके पास, है एक्सपेंसिव, बस मसला ये हुआ कि यार अकाउंटेंट चेंज हो। एरर ऑफ कमीशन से प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई? भाई
सैलरी ने भी एक्सपेंस डिक्लेयर होना था, यूटिलिटीज ने भी एक्सपेंस डिक्लेयर होना था, रेंट ने भी एक्सपेंस डिक्लेयर होना था, कमीशन ने भी एक्सपेंस डिक्लेयर होना था, तो एक्सपेंस तो लिख दिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, अकाउंट हेड चेंज कर दिया। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? इज इट क्लियर और नॉट? इसी तरीके से आपके पास एज ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें न सिर्फ हमने अकाउंट हेड चेंज किया बल्कि उसके साथ साथ उसकी नेचर चेंज कर। आपको मेरी बात समझ में आ रही? कैसे बेटा? जैसे आपके पास था फर्नीचर acquired for ₹50,000 were debited to purchases account, or goods purchased for ₹30,000 were debited to plant account. You got it? बात समझ में आ रही? फर्नीचर एसेट है, क्या बना दिया? एक्सपेंस बना दिया। परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस है, क्या बना दिया? प्लांट बना के एसेट बना दिया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा, इनिशियल करेक्शन दोनों की सेम, चाहे एरर ऑफ कमीशन है चाहे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, सादा सा असूल, लोकेट करें कि कौन सा अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड है या रॉन्गली क्रेडिटेड है, उसको रिवर्स कर दो, और उस ओरिजिनल अकाउंट को जिसको डेबिट या क्रेडिट होना था उसको डेबिट क्रेडिट कर दो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जैसे आप देखिएगा कि सैलरी पेड, डेबिट सैलरी को होना चाहिए था, डेबिट किसको कर दिया? कमीशन। कमीशन रॉन्गली डेबिटेड है और सैलरी को डेबिट नहीं किया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बड़ी सादी सी, जिस अकाउंट को आपने रॉन्गली डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। इसका मतलब कि मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री बड़े आराम से परफॉर्म कर लूंगा कि कमीशन को क्रेडिट कर दो और सैलरीज को डेबिट कर दो। सैलरी डेबिट, कमीशन क्रेडिट। यार जिस अकाउंट में डेबिट होना था कर दो डेबिट, जिसको गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। आपको डेबिट करना चाहिए था किसको बेटा? सैलरी को। आपने किसको डेबिट कर दिया? कमीशन। तो कमीशन गलत डेबिट हुआ, इसको क्रेडिट कर दो, ये ठीक हो जाएगा। और सैलरी जिसको मैंने डेबिट करना था नहीं किया हुआ, अब डेबिट करूंगा तो रेक्टिफाइंग एंट्री में सैलरी भी ठीक हो जाएगी। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? ठीक है, इधर देखो सर मतलब अपोजिट एंट्री परफॉर्म करेंगे। हाँ बेटा, रिवर्सल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। कोई बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। अच्छा, अब ये काम चला करता था मैनुअल अकाउंटिंग में, हमने इसी को परफॉर्म करना। इधर ध्यान करो, अभी लेटेस्ट आईटी बेस के बीच में चीज टोटली डिफरेंट है। वहां पे होता है कि अगर कभी कोई गलत एंट्री हमने परफॉर्म कर दी तो एंटायर एंट्री को रिवर्स करना हमारे लिए लाजिम होता है। एंटायर एंट्री को रिवर्स करना लाजिम होता है। यानी आपने एंट्री की थी कमीशन डेबिट कैश क्रेडिट, तो वहां पे आईटी बेस के बीच में हमें पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। कैश को वापस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट करना पड़ेगा, कमीशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, दोनों अकाउंट्स को क्लीन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ओरिजिनल एंट्री परफॉर्म करनी पड़ेगी जो सैलरी टू कैश हो। लेकिन मैनुअल अकाउंट्स में इसकी जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं यार कैश तो सही क्रेडिट हुआ है ना, उसको छोड़ो, जो अकाउंट गलत डेबिट क्रेडिट हुए हैं खाली उन्हीं को आपस में अलाइन कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। अब यहां देखो, डेबिट यूटिलिटीज को होना चाहिए था, किसको डेबिट कर दिया? रेंट को। गलत हो गया ना, रेंट नहीं डेबिट होना चाहिए। अब रेक्टिफिकेशन क्या है, कैसे करूं? रेंट को क्रेडिट कर दो
और यूटिलिटीज को डेबिट कर दो। तो करेक्टिंग एंट्री क्या बन जाएगी? यूटिलिटीज डेबिट, रेंट क्रेडिट। बट अब समझ लग रही है जो लोग ऑनलाइन है पुत्रों? यस सर, Yes, समझ आ sir. रही Yes, है। sir. यस सर। क्लियर है? यस गुड। Yeah. सेम प्रिंसिपल यहां पर भी। यार डेबिट फर्नीचर को करना था, परचेजेस को कर दिया, तो क्या करूं? करेक्शन कैसे करूं? उसी असूल पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा और परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। या यहां देखो, प्लांट को डेबिट कर दिया। भाई डेबिट किसको करना था? परचेजेस को। तो परचेजेस को डेबिट कर दो, प्लांट को क्रेडिट कर दो। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? भाई बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन इधर तो बात इस एंट्री के साथ ही खत्म हो गई। यहां पर इस एंट्री से पार्टी शुरू होगी, क्योंकि आपका ये नॉन करंट एसेट है जो डेप्रिसिएबल है, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। इसका मतलब कि अगर आपने एसेट के बैलेंस को गलत किया हुआ तो डेप्रिसिएशन गलत है। अगर आपने एसेट के बीच में फिगर को गलत लिखा हुआ है तो जो आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की है वो ठीक नहीं है। उस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को रिवाइज करना मेरी मजबूरी बन जाएगी। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें? बेटा बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. गुड। अब सर प्रिंसिपल वाला सही क्लियर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दोबारा से गाइड कर दें। कुछ भी नहीं यार। पहली बात, एरर करेक्ट कैसे होगा? डेबिट किसको करना था हमने? फर्नीचर को। डेबिट किसको कर दिया? फर्नीचर को परचेजेस को। तो ठीक कैसे करूं? परचेज, फर्नीचर डेबिट करके परचेजेस क्रेडिट करो। ठीक है? डेबिट सेम करना था परफॉर्म परचेज, होगी जो। डेबिट करना था परचेजेस को क्रेडिट, अब डेबिट करना था परचेजेस को, हम डेबिट किसको करके बेटा? प्लांट को। रेक्टिफाइंग एंट्री, परचेजेस डेबिट, प्लांट क्रेडिट। इतना काम आप कर सकते हैं। यहां ध्यान दो बेटा, ये क्लियर है? इससे आगे वाली चीज आपके सिर्फ माइंड में होनी चाहिए कि आगे भी कुछ गलती है जिसको करेक्ट करना है, लेकिन वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में पता ही नहीं। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, इसके लिए मेथड्स क्या है, इसके लिए आपने अपने आप ये कहें कि आगे इसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से अकाउंट्स में प्रेजेंट होना है, हमें किस किस बैलेंस को अपडेट करना है। सो उसके लिए हमें एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है। वहां पे जाके इसकी डिटेल्स मिलेंगी। मैं यही चीज आपको गाइड कर रहा था कि फिर जब वो इसके करेक्शन के लिए आपके पास आएगा तो इसके करेक्शंस को वो वहां देगा। यू गॉट द पॉइंट? आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा? क्लियर है? तो वो डिटेल के साथ मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पे किस किस तरीके की चीजों को मुझे ठीक करना, लेकिन करना पड़ेगा। बेटा आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सर अगर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो कमीशन और प्रिंसिपल के एरर्स है इनको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे क्वेश्चन देखते हुए? ना बेटा, आपसे किधर से डिफरेंशिएट होंगे? वो तो पेपर के बाद आके पता चलता है कि एरर कौन सा था, कैसे ठीक करना था। क्या नाम है बेटा आपका? किंजा। इंजा बेटा क्यों फिक्र करती है? बता रहा हूं ना, इंशाल्लाह तुम्हें रोशनी की तरह नजर आएंगे ये कौन सा एरर है, क्या करना है इसमें, कैसे करेक्ट करना है। ठीक है? अभी सिर्फ मुझे ये बता कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये समझ में आई? जी सर, ये तो समझ में आ गया। बस फिर चुप करके बैठ। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, कोई मसला। अब आगे आप बड़े आराम से इन चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े आराम से इन चीजों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है? इस पे घबराए नहीं। इनिशियली सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे जो चीज समझा रहा हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही कि अगर ये गलती हो जाए तो ठीक करने का तरीका क्या? दिस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। ठीक है? अब इसके क्वेश्चंस में आपको बड़े जबरदस्त न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जिसमें ना वो आपको इस चीज के ऊपर इंक्वायरी के अंदर लेकर जाते हैं। वो इंशाल्लाह उस इंक्वायरी को आप लोग बड़े आराम से ट्रेस भी कर लेंगे, ट्रैक डाउन भी कर लेंगे और इंशाल्लाह रेक्टिफाई भी कर लेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। बेटा क्लियर है? यस सर। आगे चलूं बेटा? इसकी पिक्चर ले जी लो, सर। पिक्चर ले लो।
जी बेटा जी, हो गया है बेटा? रब कर दूं बोर्ड को? यस सर। यस सर। Yes. सर चलें, अब यहां देखिएगा बोर्ड की तरफ प्लीज। बेटा मुझे आपकी कंप्लीट अटेंशन चाहिए इस वक्त, कंप्लीटली मेरे साथ एसोसिएटेड रहो, मेरी बातों को सुनो। फ्रैंकली स्पीकिंग चैप्टर खत्म हो चुका है, ये चैप्टर इतना ही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं इसको देखूं बेटा, तो यहां से सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी। असल में आपने करेक्शन ऑफ एरर्स को उसके रिलेटिव जो रेलेवेंट चैप्टर है उसमें जाके परफॉर्म करना। सिर्फ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार अब अगर ये गलती मुझे पता चल गई तो ठीक कैसे होगी बेटा, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से आपके कंपनसेटिंग एरर्स। अच्छा, एक्चुअली जो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं ये लेजर्स में होते हैं, लेकिन कंपनसेटिंग एरर वाहिद वो एरर है जो सस्पेंस हुआ है लेजर का एरर, लेकिन सस्पेंस से ठीक नहीं होगा, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? मैं अभी समझाता हूं Yes. इसको, एग्जांपल लिखकर जब आपको दूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो आपके पास आपके कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है? अच्छा भाई, हेयर आफ्टर ना एक काम आप लोगों ने करना होगा, जो भी सीआर होगा, अभी इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस आपके पास फिजिकल हो जाएंगी, जो भी सीआर होगा आपने ऑनलाइन क्लास को छोड़ना नहीं। ये मेरा लॉगिन इस पे हुआ है, आपने आके मीटिंग को जब ज्वाइन करवाना होगा तो ज्वाइन कराने से पहले पहले उसके ऊपर नाम लिख देंगे कि सर ये ना करेक्शन ऑफ एरर का लेक्चर 1 है, ये करेक्शन ऑफ एरर का लेक्चर 2 है, ताकि आपके पास जब वो रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी तो उस रिकॉर्डिंग में आपके पास उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई होगी, यार ये चैप्टर कौन सा, सर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है, ये तीसरा लेक्चर है। आज हमने ना प्रोविजन के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो वो आपने ना उसका हेडर बना लेना है। उसका हेडर बना लेंगे तो सही हो जाएगा कि खाली मीटिंग नहीं आएगी बल्कि उसके ऊपर उसका नाम आना शुरू हो जाएगा, तो वो सेव करना और उसको मेंटेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सीआर जवार आईटी की क्लास के लिए आपने इधर आना, उधर आपके पास दूसरी क्लास के अंदर जो भी आपके पास पहले वाली लाइबा मेरे ख्याल में पहली क्लास में भी होती है हमारे पास। लाइबा जी सर, मैं कल हुई। 8 to 10 वाले में हो ना? नहीं सर, अब तो वो खत्म हो गया ना क्लैश, तो अब इसी में होता है। अब इसी में कोई मसला नहीं। मतलब जो लोग भी फिजिकली यहाँ पे होंगे उनके लिए लाजिम होगा कि उन्होंने यूं करना है कि फौरी तौर पे यहाँ पर आकर ना इसका नाम लिख देना, ताकि आपके पास आपकी जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर रिकॉर्डिंग आपके पास आपकी हेड वाइज टॉपिक वाइज आपके पास आ जाए। ठीक है? अच्छा, अब बेटा कंपनसेटिंग एरर्स क्या है? यहां देखो बेटा, कंपनसेटिंग एरर्स वो हैं कि जो होते लेजर में लेकिन डेबिट क्रेडिट को बराबर कर जाते। अब देखो, ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि आपके पास परचेजेस अकाउंट wrongly debited by ₹400, ठीक है? And the sales account and discount received account were wrongly credited by ₹250 and 150 respectively. You got it? कहते यार लेजर में पोस्टिंग करते हुए गलती हो गई, परचेजेस को हमने गलती से 400 से डेबिट कर दिया और उसी वक्त हमने सेल्स को 150 से 250 से और डिस्काउंट रिसीव्ड को 150 से हमने क्या कर दिया बेटा, गलती से क्रेडिट भी कर दी। बेटा बात समझ में आ रही है?
बेटा समझ लग रही है बात? Yes. इनको कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। दीज आर कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, जानबूझ के नहीं किए, वे गलती से ही है, लेकिन गलती ऐसी थी जो इक्वेट कर गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस जब नहीं बोल रहा कि यार मैं मिसमैच कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, गलत है। परचेजेस का अकाउंट गलत है। परचेजेस को आपने 400 से गलत डेबिट किया हुआ है, सेल्स को आपने 250 से गलत क्रेडिट किया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड को आपने 150 से गलत क्रेडिट किया हुआ है। तो असूल क्या ठीक करने का? परचेजेस को कितने से गलत डेबिट किया हुआ है बेटा? मैं परचेजेस के अकाउंट को 400 से क्रेडिट करूंगा, परचेजेस ठीक हो। जो मैंने उसको ओवर वैल्यू किया हुआ है वो अलाइन हो गया। बेटा मेरी बात को फॉलो कर दे। मैंने सेल्स को 250 से गलत क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट कर तो ठीक हो जाएगा। मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड को 150 से गलत क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट करो ठीक हो जाएगा। गॉट इट? आगे रेक्टिफाइंग एंट्री इतनी है। बस इस चीज को देखो गलत क्या हुआ, काटना नहीं है, एंट्री परफॉर्म करके ठीक करो। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सर जो पुरानी एंट्री होगी उसको क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, जो आपके पास पुरानी पोस्टिंग हुई मैंने आपको बताया उससे ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब वो जो ट्रायल बैलेंस बन चुका है याद रखिएगा, यार आप में से किसी को वो किसी के हैं कोई वो गांव शाव में गन्ने की फसल जहां पे होती है, जहां से गन्ने से गुड़ बनता हो, गुड़ से चीनी बनती हो। आप सुनो 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 सुनो, यार गन्ने का जूस तो पिया हुआ है ना? हाँ बस वो पिया हुआ, मीठा होता है, ठीक है। रोज पीते हैं। हाँ उसने बड़ी इंफॉर्मेशन दी हमें। हाँ ये पास हो गया, ठीक है। गन्ने का जो रस है वो मीठा होता है, ठीक है जी। अच्छा भाई यहां देखो, आपके पास होता है इस तरह से कि जब आप देखेंगे तो एक दफा वो आपके बेलन में से जब गन्ना गुजरता है ना तो वो पीछे उसका फोक रह जाता है। इसका मतलब कि जो आगे आपके पास उसका जो जूस आएगा ना वो ओरिजिनल है। अब एक दफा जब आपने जर्नल से लेजर बनाया ना तो इसका भी हालत वो गन्ने वाली होती है। सो इन इफेक्ट अब उसको आप किसी और जगह पे यूज करने की पोजीशन में रहते नहीं, क्योंकि जैसे लेजर बना, अच्छा लेजर से जब आप ट्रायल बैलेंस में जाते हैं लेजर इनइफेक्टिव हो जाते हैं। यानी उनमें अगर आपको चेंज कर भी लें तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस ट्रायल बैलेंस से पहले जो कुछ हुआ वो हो चुका। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री से आपके 3 अकाउंट दोबारा से ओपन हो जाएंगे। परचेजेस का अकाउंट ओपन होगा, उसमें जो बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में मेंशन है वो लिखा हुआ होगा, उसमें से 400 कम कर देंगे परचेजेस, ठीक। सेल्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें आपके पास जो कुछ लिखा हुआ है पहले का बैलेंस वो आ गया। गलती यही थी कि यार 250 से ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट करेंगे ठीक हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट ओपन करेंगे, गलती ये थी कि 150 से ज्यादा लिखा है, वापस डेबिट करेंगे ठीक हो गया, मामला क्लियर हो गया। तो जो पहली एंट्री हुई है उसको हमने कुछ नहीं करना, वो ठीक है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, उसको चेंज करने की कैपेसिटी हम रखते भी नहीं। अगर हम उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखते तो ये करते ही ना। तो इसको करने के बाद हमने उन चीजों को क्लियर कर लिया। बेटा मेरी बात समझ में आई? यस सर। डन हो गया। अब बेटा ये है कंपनसेटिंग एरर। बेटा एक बात सुनिएगा, वो भी आगे के एरर्स हैं। वो पोस्टिंग एरर्स वो हैं कि जिसमें आपने एक चीज को डेबिट करना था, आप गलती से क्रेडिट साइड पे लिख के। इसका मतलब खाली डेबिट करने से अब मामला ठीक नहीं होगा, खाली डेबिट करने से तो जीरो होगा। हमें तो डेबिट पे 400 और चाहिए, तो फिर उसको डबल अमाउंट के साथ हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अभी ये नहीं है, अभी कंपनसेटिंग एरर्स में आपके पास सादी सादी चीजें चल रही। बेटा यहां तक बात समझ में आई?
अब बेटा ये कोई मोटी सी बात समझ में आई Yes, कि sir. ये एरर्स क्या है, इनको ठीक कैसे किया जाता है? यार ये वैसे ही नाम रखे हुए हैं, ये ओमिशन है, ये कमीशन है, ये प्रिंसिपल है, ये कंपनसेटिंग है। असूल क्या है? गलत चीज को लोकेट करो यार, लोकेट हो जाए उसको ठीक करने का तरीका या डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, चीजें आपके पास अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? बेटा क्लियर है? रेक्टिफाइंग इंटरेस्ट हम करेंगे ना, अप्लाई करेंगे हमेशा। हाँ रेक्टिफाइंग, ठीक है। पिक्चर लेनी है तो ले लो, आगे चलो। अब बेटा रब कर दूं इसको? यस सर। सर अच्छा, अब नेक्स्ट जो है बेटा यहां ध्यान करना, ये वो एरर्स हैं जिनसे आपके पास, शुक्रिया बेटा, इधर देखो, जिनसे आपके पास ट्रायल बैलेंस मिसमैच करेंगे। ये एरर्स हैं बेटा पोस्टिंग एरर्स। अब पोस्टिंग एरर्स वैरायटी है, क्या एरर्स हो सकते हैं? अब अकाउंट के बीच में, जर्नल में तो लिख लिया, अब अकाउंट के बीच में इस फिगर को पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला एरर, नॉट पोस्टेड, पोस्ट ही नहीं किया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सेकंड एरर, रॉन्ग साइड पोस्टिंग। डेबिट पे पोस्ट करना था, क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया, क्रेडिट पे पोस्ट करना था, डेबिट पे पोस्ट कर दिया। बेटा बात समझ में आ रही है? थर्ड, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग। यार पोस्टिंग तो ठीक की, डेबिट करना था तो डेबिट किया, क्रेडिट करना था तो क्रेडिट किया, लेकिन जो अमाउंट थी वो गलत कर दी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। और आखिरी एरर, रॉन्ग अमाउंट एंड रॉन्ग साइड पोस्ट। अमाउंट भी गलत कर दी, साइड भी गलत कर दी। बेटा बात समझ में आ रही? असूल सबका एक ही है यार। आप ये देखिए कि ओरिजिनल बैलेंस आना क्या चाहिए था, इस गलती के बाद बैलेंस आया क्या? बेटा क्लियर है? इन सब एरर्स की वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है बेटा वो आपके पास मिसमैच कर, बैलेंस नहीं रहेगा। बेटा बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? यस सर। अब बात को समझो। आपके पास ट्रांजैक्शन देगा, सैलरीज पेड ₹8,000 were correctly recorded in cash book, but not posted to salary account. बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यार 8,000 की सैलरी पे की थी, कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, कैश का लेजर अपडेट हो गया, क्योंकि कैश बुक एक वक्त में जर्नल भी है और लेजर भी है। तो यार कैश बुक में तो लिख ली, लेकिन जब कैश बुक से लेजर बनाना शुरू किए तो सैलरी के अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया। बेटा बात समझ में आ रही? बेटा क्लियर है? Yes. यस सर।
अब जरा यहां देखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर जाएगा। कैसे मिसमैच करेगा? एग्जाम्पल, ठीक है लेकिन देख लो, यहां देखो ये अच्छा मजे की बात है भी 8000 इधर, ठीक है, नजर आ रहा है? क्लियर? अच्छा रिकॉर्डिंग हो गई, प्रॉपर हुई। आप देखिएगा कि हमने जब अपने लेजर्स बनाए तो ये देखो जहां पे कर्सर है, नजर आ रहा है बेटा? आपने कैश में, कैश बुक में प्रॉपरली रिकॉर्ड भी कर लिया, ये भी हो गया। अब अगर मैं इसको सैलरी में ना पोस्ट करूं, व्हाट विल हैपन? तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी आ जाएगा। 8000 से कम हो जाएगी। अब यहां पे तो सैलरी की एक ही ट्रांजैक्शन थी ना बेटा, तो और ट्रांजैक्शन भी होगी, तो ये 8000 पोस्ट नहीं होगा। जब ये 8000 पोस्ट नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस और से देखो, मिसमैच, मैच नहीं कर रहा, पोस्ट नहीं किया, मैच नहीं करेगा। बेटा क्लियर है? अब बेटा पहली बात, बाकी काम तो बाद में, पहले इसको लिखो। ये वो डिफरेंस है जो सस्पेंस में आ गया यार, ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर रहा है, सस्पेंस हो गया, 8000 से सस्पेंस। बेटा क्लियर है? गुड। अच्छा आप सस्पेंस Yes. में आ गया, अब करेक्शन बहुत सादी सी यार, आपको पता चल गया यार सैलरी में नहीं पोस्ट किया हुआ यार, तो सैलरी में पोस्ट करो ना। 8000 को सैलरी को यहां पर डेबिट कर दो। अब मैं कैश को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि कैश अकाउंट करेक्टली आपके पास रिकॉर्डेड है, करेक्टली क्रेडिटेड है, वो नहीं क्रेडिट। तो आपको नजर आ गया कि मुझे किसको क्रेडिट करना पड़ेगा? सस्पेंस को। बेटा मेरी बात को फॉलो यस करें। सर। और मजे की बात, ये एरर सॉल्व करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ एक बात देखना है यार, कौन सा डेबिट नहीं हुआ, कौन सा क्रेडिट नहीं हुआ। पक्की बात है जो काउंटर जो आपके पास आपका अकाउंट है वो सस्पेंस ही होगा। यस सर। आप मेरी बात को बट अंडरस्टैंड करें। Yes. अब यहां देखिएगा, आपके पास हाँ पुत्रो, ये मुझे बताओ बोर्ड नजर आ गया? जी बेटा बोर्ड नजर आ रहा है? अब यस सर। रेक्टिफाइंग एंट्री, क्वाइट सिंपल। मैं क्या करूंगा? सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 8000 से और सस्पेंस के अकाउंट को 8000 से क्रेडिट कर। सो बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा और सैलरी में 8000 वापस आ जाएगा। बेटा क्लियर है? बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. ठीक है, ठीक है बेटा, पिक्चर लेनी है तो ले लो। सर जी बेटा, सर अगर सैलरीज हमने डेबिट करनी होगी तो ट्रायल बैलेंस में फिर जो सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे 8000 वो फिर डेबिट साइड पे लिखेंगे। नहीं बेटा, आपके पास आपका सस्पेंस में तो डेबिट आ गया ना। अब यहां पर देखें कि इधर देखें कि सैलरी पेड ₹8,000 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट। इसका मतलब मुझे सैलरी में इसको डेबिट करना था, तो सैलरीज को डेबिट कर लो, ऑटोमेटिकली जो काउंटर अकाउंट है वो आपके पास सस्पेंस ही आएगा। ठीक है?
सर तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में हम जो Yes. लिखेंगे वो डेबिट साइड पे लिखेंगे कि क्रेडिट साइड पे लिखेंगे? बेटा पहली बात, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस डेबिट क्रेडिट पे उतर आता है जहां पे बैलेंस मिसमैच हो रहा हो। अगर डेबिट साइड वाला बैलेंस कम है तो वहां आ जाएगा, अगर क्रेडिट वाला है तो वहां आ जाएगा। अब क्योंकि सैलरी पोस्ट नहीं हुई, इसका मतलब कि ये डेबिट साइड पर आएगा। यस सर, आगे समझ। चलें Thank जी, you. पिक्चर ले लिए? हाँ भाई, शुक्रिया बेटा। अब बेटा यहां देखो, यहां ओ यार, अब यही एरर जो है एक और तरीके से भी आ सकता है। कहते हैं सैलरीज पेड ₹8,000 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट posted to the credit of सैलरी अकाउंट। तो ये गलती भी तो हो सकती है ना। तो यार सैलरी पेड है यार, इसको तो सैलरी के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। हमसे एरर क्या हो गया कि हमने बजाय इसके कि डेबिट साइड पे लिखते, हमने उसको उठा के कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड। और बेटा बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? अब देखो इससे क्या हो बेटा, एरर समझ में आया? Yes, sir. Yes. सर अब यहां देखो, अच्छा भाई लिखना कहां था? पोस्ट कहां करना था? डेबिट साइड पे नहीं किया, पोस्ट इधर पोस्ट कर दिया। किधर पोस्ट कर दिया बेटा? क्रेडिट साइड। अब एक्चुअली ये जो नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस नहीं आता, ये बैलेंस किधर आ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड, और मतलब डेबिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। और ट्रायल बैलेंस में ये फिगर यहां देखना, यहां पे यहां पर नहीं होगी, ठीक है? ये फिगर बेसिकली अब मैं यहां प्रेजेंट करूं। अब अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बेटा डिफरेंस आपके पास, आप ये कह लेंगे 8,000 का नहीं रहा, डबल हो गया 16,000। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। गलत है यार, सैलरी 8,000 से क्रेडिट नहीं है, सैलरी को 8,000 से डेबिट करना है। अब बेटा एक बात समझो, अगर मैं खाली सैलरी को 8,000 से डेबिट करूंगा तो सैलरी जीरो होगी। नहीं नहीं, मुझे जीरो नहीं चाहिए, मुझे इसमें क्या चाहिए बेटा? 8,000। तो 8,000 से क्रेडिट है तो 16,000 से डेबिट करूंगा तो 8,000 का बैलेंस आएगा। भाई आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हो? सर ये तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट जो एंट्री हम परफॉर्म करें सस्पेंस अकाउंट की, ये तो उसको देख के हम करेंगे ना कि कितना हमने करना है क्रेडिट या कितना डेबिट। हाँ, पहली बात इस चीज को समझो, पहले तो इसको समझो ना। यहां पर देखो, यहां पे सस्पेंस कितने का आ गया? 16,000। क्यों 16,000? यार जो डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दो। अब डबल अमाउंट से डेबिट करूंगा सैलरी को, फिर ठीक होगा। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, अब मैं समझूंगा कैसे इसको। तो यार स्टेटमेंट लिखी हुई है तुम्हारे बोर्ड पर, यहां देखो स्टेटमेंट है। हाँ बेटा नजर आ रही है स्टेटमेंट? अब ये स्टेटमेंट इटसेल्फ ये बात डिपिक्ट कर रही है कि यार आपने सैलरी को डेबिट करना था, आप सैलरी को 8,000 से क्रेडिट कर गए। एरर एक नहीं दो है, जो डेबिट करना था वो नहीं किया और क्रेडिट गलत कर गए। इसका मतलब सैलरी को मुझे डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, और सस्पेंस को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। बेटा ये बात समझ में आई? बेटा ये बात समझ में आई? सर ये डबल अमाउंट वाली बात समझ नहीं आई। यहां देखो बोर्ड नजर आ रहा है, देखो बेटा। यस सर। बिकॉज ऑफ दिस हुआ ये है
कि जब आपने सैलरी का अकाउंट बनाया तो सैलरी अकाउंट में इस अमाउंट को जाना इधर चाहिए, यहां लिखना चाहिए। मुझसे एरर ये हुआ कि मैंने इस 8000 को यहां लिख दिया, मुझे 8000 इधर चाहिए। अब अगर खाली 8000 लिखूंगा तो 0 हो जाएगा, 8000 आएगा नहीं। तो एक मुझे 8000 वो डेबिट करना पड़ेगा जो रॉन्गली क्रेडिटेड है, और एक वो 8000 वो डेबिट करना पड़ेगा जो करेक्ट डेबिट है। आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर, आ गई। ठीक हो गया। इसका मतलब कि कलेक्टिवली मुझे यहां पे सैलरी के अकाउंट को 16,000 से डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस के अकाउंट को 16,000 से क्रेडिट करना। बेटा मैंने आपको इसीलिए ट्रायल बैलेंस बना के दिखाया कि उसमें अमाउंट में जो फर्क आएगा वो डबल अमाउंट से आएगा। ठीक है, जो डेबिट साइड पे लिखने वाला बैलेंस है वो किधर चलेगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, और बात समझ में आई? बेटा क्लियर है या नहीं? अच्छा भाई मत घबराओ इसके ऊपर, इधर सुने यार, मैं फिर आपको बता रहा हूं, इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। अभी करेक्शन ऑफ एरर के न्यूमेरिकल बाकी हैं। जब आप न्यूमेरिकली इसको करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि डबल अमाउंट क्यों है। राइट नाउ वी आर नॉट परफॉर्मिंग द न्यूमेरिकल्स। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार अगर इस तरह का एरर होता है तो यार ये जो करेक्ट हो रहा है ये क्यों करेक्ट हो रहा है। हमने अगर यहाँ पे डबल अमाउंट लिखी है तो उसकी लॉजिक क्या है? अभी आगे आपको जाके खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ कैसे है। जैसे वो लिखेगा कैसे, बताएगा कैसे। और रिसीट ऑफ ₹8,000 वर रिपोर्टेड एज पेमेंट। यार 8,000 की आपने कैश ली है, कैश बुक की डेबिट साइड पर लिखनी चाहिए थी, आपसे गलती हुई क्रेडिट साइड पे लिख गए और बैलेंस में 16,000 का फर्क आ जाएगा। सॉरी बेटा, क्या बेटा? लेटर बना के दिखाया था ना तुम्हें। यहां देखो, बात समझ में आई है? लेटर में क्यों कंफ्यूजन हो रही है? क्या कंफ्यूजन है? बोलना यार, जल्दी बोलना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, आपको यही बात ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट में आपके इस एरर की वजह से 8,000 का फर्क नहीं आएगा, 16,000 का फर्क आएगा। इस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्क 8,000 का नहीं आएगा, 16,000 का फर्क आएगा, डबल अमाउंट का फर्क आएगा। और सस्पेंस की कोई एंट्री नहीं होती। कल भी बताया था कि हमने कोई एंट्री नहीं की कि सस्पेंस डेबिट सैलरी क्रेडिट, और नहीं यार, हमसे पोस्टिंग में एरर हो गया। उस पोस्टिंग के एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस ने जब मिसमैच किया तो जो डिफरेंस भी है मैं उठा के सस्पेंस में लिख दूंगा। तो सस्पेंस में जो डिफरेंस आएगा वो 8,000 का नहीं आएगा, वो 16,000 का आएगा। अबे बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ठीक हो गया। तो ये आपके पास, आप ये कह लें जी, यहां तक बात समझ में आ गई?
ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes. बेटा जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए Yes, क्लियर sir. है? अब बेटा इधर आ जाओ। Yes, sir. अब बोर्ड पर देखो, और गलतियां क्या हो सकती हैं यार? correctly recorded in the cash book but posted to the salary account as 800. ये नहीं हुआ कि साइड गलत हुई, नहीं, गे डेबिट साइड पर पोस्ट किया, लेकिन पोस्ट करते हुए 8000 की जगह 800 लिख दिया, हो सकता है यार 10 मिस हो जाए। अब अगर आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में जो मिस मैच आएगा वो 7200 का है। बेटे मेरी बात फॉलो करें? Yes. नहीं समझ आ रही? ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो लिख के दिखाता हूं। आ रही है सर। ठीक हो गया। अब सस्पेंस आ जाएगा 7200 से। भाई सैलरी को 7200 से कम डेबिट किया हुआ है, कर दो डेबिट यार 7200 से, और क्रेडिट किसको कर दो बेटा? सस्पेंस को। अच्छा अगली बात, ऐसे भी लिखा हो सकता है कि जनाब सैलरी पेड ₹8,000 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सैलरी अकाउंट एज 800। अब डेबिट पे पोस्ट करना था 8000, नहीं किया, उल्टा क्रेडिट पे चले गए और जाके 800 पोस्ट किया, वहां पर भी 8000 पोस्ट नहीं किया। इसका मतलब कि यार 800 का फर्क है। 8 का नहीं, 8800 का। 8800। इसका मतलब आप सैलरी को 8800 से डेबिट कर दो, सस्पेंस को 8800 से क्रेडिट कर दो, मामला हल हो जाए। बेटा क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ ना? खाली 8000 से इसीलिए नहीं किया ना, जब 800 से डेबिट करूंगा तो वो 800 का गलत क्रेडिट ठीक हो गया, फिर 8000 का जो ओरिजिनल डेबिट था वो इसमें पोस्ट करिए, तो 8800 से करूंगा तो ठीक हो जाए। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? ठीक है बेटा। तो बेटा ये है आपके पोस्टिंग एरर्स। क्या पोस्टिंग एरर, और पोस्टिंग एरर्स ने ठीक होना है बेटा किससे? सस्पेंस। ठीक है। नाउ फाइनली कॉस्टिंग एरर्स, आखिरी बड़े आसान से। ठीक है बेटा, कॉस्टिंग एरर्स बेटा। बेटा रब कर दूं? कर दूं बेटा? तो क्यों घबराई हुई बैठी है, नहीं समझ आ रहा? नूर तो मुतमईन बैठी हुई है बिल्कुल, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा भाई इधर आपके पास कॉस्टिंग एरर्स, बेटा दो एरर्स होते हैं, या अंडर कॉस्टिंग है बेटा, या फिर ओवर कॉस्ट। ये होता उस वक्त है कि जब हम अपना बैलेंस ले रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी सारी ठीक थी, पोस्टिंग भी बड़ी सही की। अब बैलेंस लेने का तरीका ये होता है कि यार बड़ी साइड को, दोनों साइडों को टोटल करते हैं। अब जो बड़ी साइड का टोटल है वो नीचे लिख देते हैं फुटिंग में, और छोटी साइड का टोटल को लेस करके बैलेंस ले लेते हैं। अब बेटा अगर हमें टोटल ही ना करना आता हो और हम टोटल को कम कर लें या ज्यादा कर लें तो फिर बैलेंस ने ऑटोमेटिकली खराब होना ही है। बात समझो या नहीं? बेटा ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ बोर्ड पर देख, अपनी स्क्रीन पर देखना बेटा। ऑनलाइन कितने लोग बैठे हुए हैं? 46. इधर कितने हैं जी? 5।
बस नहीं यार, बच्चे यहाँ पे कम क्यों है? अच्छा यार, अभी ना इसके साथ ही ये खत्म हो गया, ये चीजें आपके पास सम अप हो गई हैं। करेक्शन ऑफ एरर में जो बेसिक हमने देखनी थी बस इतनी ही देखनी है। अब इस टॉपिक को हमें ग्रो करना है। अब यूं समझेगा ये बीज डालने वाला मामला था, अब इसका पौधा बनेगा। हर टॉपिक के साथ 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 आप करेक्शन ऑफ एरर्स को लेके चलेंगे। अब मेरी बात को बेटा फॉलो करें। सो अल्टीमेटली आप ये कहेंगे ये जो बेसिक आज का जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। यार मुझे पता तो यार ये एरर्स हैं क्या, वरना बाद में जब हम एरर्स की करेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को तो बहुत अच्छा समझ में आ जाए और आपके पॉइंट्स बड़े, यानी अगर इस लेक्चर में आपके पास, आपने सिर्फ लेक्चर को सुना है, अगर इस लेक्चर के बीच में आपके पास कुछ कमी रह भी गई है ना तो वहां क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने आज का लेक्चर सुना नहीं है बेटा, उनके लिए चीज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप के ऊपर मैसेजेस कर दीजिएगा कि ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज का लेक्चर मिस किया है उनके लिए बात लाजमी है, कंपलसरी है कि वो आज के लेक्चर को सुने। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें बेटा, क्लियर है? चलो बेटा, अब मैंने ये अकाउंट आपके सामने ओपन किया हुआ नजर आ रहा है? Yes, sir. अब बड़े आ जाओ कैश में। अब आपने देखो होगा कि कैश का बैलेंस आपने कैसे लिया। आपने डेबिट साइड को टोटल किया, आपके पास 2,28,500 आ गया। आपने क्रेडिट साइड को टोटल किया, वो कम था, बड़ी साइड को आपने जो टोटल है वो नीचे लिख लिया। इस 2,28,500 में से क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो माइनस कर लिया, तो जो डिफरेंस था आपने बैलेंस बना लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन कि अगर हम लोग इस टोटल को गलत करते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब देखिए टोटल तो था 2,28,500। नाउ सपोज अगर मैं ये जो 2,28,500 लिखा हुआ है मैंने इसको सम गलत किया, और अगर मैं यहां पे 2,18,500 लिख दूं क्या हो? कैश का बैलेंस 10,000 से कम हो जाए, बाकी सब ठीक है, पोस्टिंग भी ठीक है, बाकी सारे अकाउंट ठीक है। और ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? कैश 68,000 की जगह 58,000, और अगर आप बैलेंस देखेंगे तो एक तरफ 257, एक तरफ 247। तो पहला काम तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां मुझे अकाउंट में डाल देंगे बराबर करने के लिए। बराबर हो, लोकेट हो गया यार। अब वो यूं बताएगा डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कॉस्टेड बाय 10,000, ऐसे बताएगा डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कॉस्टेड बाय द 10,000। तो पुत्र बात समझ में आ रही है? मतलब आपने कैश को 10,000 से कम डेबिट किया, तो ठीक करने का तरीका क्या है? कैश को 10,000 से और डेबिट कर लो, और क्रॉसपॉन्डिंग आपको किसको क्रेडिट करना पड़ेगा? सस्पेंस। सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे और कैश को 10,000 से डेबिट कर देंगे इक्वली। बेटा समझ लगी है बात किंजा? जी सर। बेटा क्लियर हुआ है? जी सर क्लियर है। अच्छा, अगर सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। वो लड़की हमेशा किधर से आ गया बीच में लफ्ज? इधर बेटा इधर, अभी ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं सस्पेंस को जरा क्रेडिट कर दूं यार, ये वाकई ये हमेशा ही हो रहा है हमारे अभी तक की डिस्कशन में। इधर आओ बेटा, जरा इसको ज्यादा करो ना। ये जो 228,500 था, ओवर कॉस्टिंग भी तो हो सकती है ना बेटा, तो ये आपके पास 238,500 हो जाए। अब 68 से बैलेंस किस पे चला गया बेटा? सेम। अब पुत्र इधर आना जरा, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर 10,000 लिखना पड़ेगा। बेटा मेरी बात को
इसका मतलब डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवर कॉस्टेड बाय 10,000। मैंने डेबिट को ज्यादा कर दिया है, तो ठीक करने का तरीका क्या है? कैश को क्या कर दो बेटा? क्रेडिट कर दो। सस्पेंस को क्या कर दो? डेबिट कर दो। बेटा बात समझ में आई? बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, बेटा पीछे जो बैठे हुए क्लियर है? भाई किसी को मसला हो, तसल्ली है बेटा? ये बेटा आपके पास आपकी करेक्शन ऑफ एरर था। सर एक से ज्यादा एंट्रीज गलत हूँ, मतलब ओ यार, गलत हूँ। एक से ज्यादा नहीं, 10 एंट्रियां गलत होंगी, सस्पेंस होंगे आपके। दोनों साइड पे भी बैलेंस हो सकता है ना? दोनों साइड पे नहीं होगा। सस्पेंस का बैलेंस नेट एक ही साइड पे आता है। सस्पेंस में ये नहीं होगा कि सस्पेंस का डेबिट बैलेंस भी हो, क्रेडिट बैलेंस में नहीं। सस्पेंस का एक ही साइड पे बैलेंस आएगा, क्योंकि सस्पेंस किसी एंट्री से नहीं आता। जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच करेगा तो कलेक्टिवली आपके पास जो फिगर है वो आपके पास सस्पेंस में रिपोर्ट हो जाएगी। फिर हाँ, ये जरूर है कि रेक्टिफाइंग एंट्री में कहीं पे सस्पेंस डेबिट हो रहा होगा, कहीं पे क्रेडिट हो रहा होगा, और फिर आपके पास एट द एंड आपके पास ये चीजें जब सारी करेक्शन हो जाएगी तो सस्पेंस एंड पर 0 पे चला जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, क्लियर है बेटा? हो सकता है बेटा, नहीं ना, नहीं आएगा ना, करके देख लो ना। इधर इसको आपने ओवर कॉस्ट कर दिया, ठीक है, आगे आ जाओ आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अहमद, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई है सर। देखो, जब आपने किसी जगह पे अंडर कॉस्ट किया हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको ना मैनेज कर देगा, डिफरेंस ही आएगा। कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा, ये एक कंपनसेटिंग एरर है कि बराबर अंडर कॉस्ट बराबर ओवर कॉस्ट, कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, और इधर सुनो, ये आपके पास आपका जो टॉपिक है इसके बीच में अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल सिर्फ इतना है कि यार ये एरर्स हैं। सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो हमने अभी करेक्शन नहीं सीखी, हमने सिर्फ एरर्स को देखा कि एरर्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसकी रेक्टिफिकेशन हर चैप्टर में सेपरेटली होगी। नॉट रिकॉर्डेड, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, पोस्टिंग का एरर, कॉस्टिंग का एरर, हर चीज। बेटा ठीक है, यहां तक तसल्ली है बेटा? ये करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक था आपके पास। अब पहली बात, जारी बात है कि इसकी हमें कोई हल्की फुल्की प्रैक्टिस चाहिए, हल्की फुल्की, बड़ी नहीं, यानी छोटी मोटी प्रैक्टिस। असल प्रैक्टिस इसकी वही है जो आपके पेपर्स में आपके न्यूमेरिकल आएंगे। आप पेपर्स के न्यूमेरिकल एक दफा देखना चाहो तो देख लो, क्या आपके पेपर में, नहीं परेशान ना हो, समझ आ जाएगा। आपके पेपर में जो इसके आपके पास आप एक इनके क्वेश्चंस हैं, वो कुछ ये देखिएगा प्लीज, ये देखो, नजर आया बेटा? ये पेपर का न्यूमेरिकल प्योर करेक्शन ऑफ एरर का, वो कहता है द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय ए एंटरप्राइजेस, ठीक है, showed a difference of rupees 47,090 which was put on the credit side of suspense account। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट वाली साइड है वो 47,090 से कम थी, तभी आपके पास इसकी क्रेडिट पे ये बैलेंस आ गया। अब कहते हैं एन इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज दैट, अब इन्वेस्टिगेशन ने क्या बताया? उसने कहा दैट total of purchase return book amounting to 16,160 had not been posted to the ledger, not been posted to the ledger। अब आपको स्पेशल जर्नल्स आने चाहिए,
स्पेशल जर्नल आपको ये बात बताता है यार कि जो आपके पास आपकी परचेज रिटर्न है, याद करो 4 जर्नल से, सेल का, सेल रिटर्न का, परचेज का, परचेज रिटर्न, याद है ना कि परचेज रिटर्न के जर्नल को मुझे उठा के परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में लेकर जाना है। अच्छा, परचेजेस के अकाउंट में लेकर परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में लेकर जाना है, तो जब मैं परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में लेकर जाने की बात करता हूं तो जर्नल तो बनाया, लेजर में नहीं पोस्ट किया, गलती हो गई। नॉट पोस्टेड टू द परचेजेस रिटर्न। परचेजेस डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है बेटा? क्रेडिट। करो क्रेडिट, डेबिट किसको करूं? नॉट पोस्टेड, सस्पेंस। और पुत्र बात समझ में आ रही है? एक एक ट्रांजैक्शन यहां पे आपके पास, जैसे द सेल अकाउंट एडेड शॉर्ट अंडर कॉस्टेड, पल्ले पड़ रही है बात? सो ये सेपरेट न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बेटा क्लियर है? हाँ पेपर है, पता नहीं कौन सा पेपर है, आईटीआई का पेपर है। और यार अभी नहीं ना पता, कैसे बताऊं? पेपर है, बस ये बता रहा हूं, ठीक है? ये वाला भी पेपर है, ठीक है? चलो अच्छा भाई इधर होल्ड करो। अब यहां देखो, इसने आपके पास जब इन क्वेश्चंस को आपको देना है, तो यहां देखना बेटा, ये देखो यार, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जामिल ट्रेडर्स वाला, ठीक है? कहते हैं जामिल ट्रेडर commenced business on 1st January 2016 and is maintaining its accounting record under cash basis। कहते हैं कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो। कैश बेसिस में ये बेटा कैश मिल गई तो इनकम बना लो, कैश पे कर दी तो एक्सपेंस बना लो। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? कोई अक्रूवल, कोई प्री पेमेंट नहीं। कहता है रेंट पेड इन एडवांस, कहता है भाड़ में क्या रेंट पेड इन एडवांस, रेंट एक्सपेंस है, बस एक्सपेंस। आपने एडवांस में इनकम ले ली, कहता है इनकम है, बस छोड़ो। तो कैश मिलेगी तो इनकम, कैश पे करेंगे तो एक्सपेंस। बेटा बात को फॉलो कर रहे हैं? उसने कहा 1 ईयर ऑफिस रेंट वाज पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया था 12 लाख रुपए, 8 जनवरी को पे किया। इसने क्या गंद किया होगा? इसने रेंट के एक्सपेंस को डेबिट कर दिया होगा, कितने से? 12 लाख से। और यार 1 महीने का एक्सपेंस है, बाकी प्री पेमेंट है, क्यों एक्सपेंस बना रहे हो बाकी 12 लाख, 11 लाख जो आपके पास? तो बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री कि यार क्या करूं, एक्सपेंस को ज्यादा किया हुआ है 11 लाख से, कम करो 11 लाख से। कैसे कम करूंगा? क्रेडिट करके। और एसेट नहीं क्रिएट किया हुआ प्रीपेड वाला, बेटा डेबिट करके ठीक कर लो। कोई बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? अगली ट्रांजैक्शन, एडवांस पेमेंट ऑफ 20 million वाज मेड अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। तो पुत्र इधर यार, एडवांस पेमेंट तुमने दी है 20 मिलियन की। अब ये कैश बेसिस है, उसने सारी 20 मिलियन को परचेजेस बना लिया होगा। उसने लिखा 60% चीजें ली हैं तुमने, 40% चीजें मिली नहीं, तो परचेजेस को क्यों 20 लाख से रिकॉर्ड कर रहे हो यार? गलत कर दिया ना परचेजेस को। 20 लाख से नहीं, सॉरी 20 मिलियन से नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, 12 मिलियन से रिकॉर्ड होना चाहिए। परचेजेस में 20 मिलियन ले गए हो, ठीक करने का तरीका क्या है? 8 मिलियन से परचेजेस को क्रेडिट कर दो। और ये जब तक वो मुझे चीजें नहीं देगा, मेरा एडवांस है, एडवांस को डेबिट कर दो। डेबिट किसको करना था? एडवांस को। डेबिट किसको कर दिया? परचेजेस को। रेक्टिफाइंग एंट्री के एडवांस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। बेटा बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए कम से कम मुझे ये तो पता हो कि एरर्स क्या होते हैं।
सो ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया कि तुम्हें कम से कम एरर्स का पता चल जाए, करेक्शन तो यहां सीखोगे। और बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो बेसिक मैकेनिज्म हमने देखा है कि करेक्शन होती कैसे है। अभी करेक्शन ऑफ एरर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके बस से बाहर है। आपको नहीं पता यहां पे परचेजेस लिखनी है, यहां पे हमने आप एक इन्वेंट्री लिखनी है। इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा ये सब कुछ क्या है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। ओ भाई समझ लगी है बात या नहीं? क्लियर है? ठीक हो गया बेटा। यस अच्छा बेटा बस ये वाला जो टॉपिक है इसको फिलहाल यहीं तक सम अप करें, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, क्लियर है? अब हर चैप्टर में हम इस वाले टॉपिक को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, छुट्टी नहीं हुई अभी, होल्ड करो। अब आपके पास आपके 3 चैप्टर बाकी हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स में से, एक प्रोविजन का, एक इन्वेंट्री का, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। बेटा अक्रूवल प्रीपेमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सेपरेट लिया है। हाँ छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स आएंगे वो आप कर लेंगे, एमसीक्यूज इसके इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं बेरस एक दिन का टॉपिक है यार, जो टॉपिक आपको सीखने हैं। बीएरएस कोई टॉपिक नहीं है यार, रिकॉन्सिलेशन है। ऑल्दो उसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के बड़ा स्ट्रॉन्ग चांसेस दफा आएगा। करेंगे डिटेल से करेंगे, एक एक चीज उसकी देखेंगे, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। समझने वाली चीजें ये 3 चैप्टर है आपके पास। प्रोविजन का टॉपिक है बेटा, इन्वेंट्री का टॉपिक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टॉपिक। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब टॉपिक आपके पास है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। आज जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन बता देता हूं, कल इंशाल्लाह इसको आगे डिटेल से बात करें। सर जी बेटा सर हमने एमसीक्यूज करने थे एक्रूवल्स के। कल कर लेंगे बेटा, कोई मसला नहीं। ओके सर। ठीक है, इधर बेटा ध्यान करो। बेटा बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा बेटा अब यहां देखो, आपके पास टॉपिक है, ये भी छोटा सा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अक्रूवल प्रीपेमेंट से भी छोटा टॉपिक है। मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, आपके पास ये जो टॉपिक है बेटा, ये आपके पास रिलेट करता है बैड डेट्स के साथ। बेटा बैड डेट्स का दूसरा नाम इररिकवरेबल डेट्स है बेटा, इररिकवरेबल डेट्स। ऐसे डेट्स जो रिकवर नहीं हो सकते। सो बेसिकली ये आपके पास पोर्शन ऑफ या पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स which are uncollectible। भाई ये पैसे नहीं ले सकते। क्यों पैसे नहीं ले सकते? अगर उधार पर चीजें दी हैं तो ऐसी कौन सी बात है कि हम ये पैसे उनसे कलेक्ट नहीं कर सकते? बेटा मेरी बात को फॉलो करें। डिफॉल्ट अगर वो कर दें, इसकी रीजंस, बेटा पहली इंसॉल्वेंस। बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। भाई ऐसी कंडीशन में चला गया जहां पे उसके पास कुछ है ही नहीं, वो पेमेंट कर ही नहीं सकता। अब अगर पेमेंट परफॉर्म ही नहीं कर सकता तो पैसे कैसे ले? मेरी बात को बेटा फॉलो करें। ठीक है, आपने पैसे किसी से लेने हैं, वो कहता है यार जेल में डलवा दो मुझे, मेरे पास है ही कुछ नहीं।
तो मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि जेल में डलवा दो, पैसे तो फिर भी नहीं मिलेंगे। आज जब गुस्सा आता है तो बंदा जेल में डलवा देता है उसको। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, लेकिन इरिकवरेबल, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इससे पैसे नहीं, यार इसके पास है ही कुछ नहीं, बैंकरप्ट हो चुका है। एक रीजन। दूसरी रीजन बेटा, डिस्प्यूट्स। पैसे हैं लेकिन मामला थोड़ा सा चैलेंज हो गया, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया आपस में, चाहे ज़बानी कलामी से। अब इशू आ जाता है, यार जो तुमने चीजें मुझे दी थी खराब है। हमने कहा जी हमने तो ठीक चीजें भेजी थी, आपको चेक करना चाहिए था। उसने कहा नहीं सर चीजें खराब थी, हम कहां चेक करें, वो पड़ी हुई थी चीजें, वो आपके पास अभी भी आप देख लें वो खराब है, हमने उनको छेड़ा भी नहीं। हम कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं खराब है। पैसे बीच में जो उसने कुछ पार्ट था मुझे नहीं दिया, उसने रोक लिया पैसे। अब बड़ी कोशिश की, बड़ा जोर लगाया, लेकिन नहीं हो रहा मामला। ये भी एक रीजन होती है, आखिर में हम कहते हैं दफा करो यार, छोड़ो, इसके साथ आगे डील नहीं करनी, बंदा ठीक नहीं, जो पैसे लेने हैं उसको बैड डेट्स करो। तीसरा मसला हमारे पास, हमारे रिकॉर्डिंग एरर्स हो। भाई कंट्रोल अकाउंट पे तो लिख लिया पैसे लेने हैं, जो नॉमिनल लेजर्स थे उसमें हमने डिटेल ही नहीं लिखी, किससे पैसे लेने हैं, कौन पर्सन है, डिटेल क्या है उसकी। अब वो खुद तो नहीं बोलेगा पैसे देने, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो अल्टीमेटली ये भी एक आपके पास रीजन होती है कि एट द एंड जब हम नहीं ट्रेस ही नहीं कर पा रहे पैसे किससे लेने हैं, तो फिर हम मजबूरन इसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास ये जो बैड डेट्स हैं, ये दो तरह से आपके पास होते हैं। एक वो बैड डेट्स जो एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, बहुत सिंपल, अगर बैड डेट्स हो जाएंगे, एंट्री बड़ी आसान सी, बैड डेट्स को डेबिट कर दो, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दो। बैड डेट हो गए ना, एसेट कम हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है। तो एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर, बहुत सिंपल, बैड डेट्स डेबिट और आपके पास आपके रिसीवेबल्स या डेटर्स क्रेडिट। सर बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। अब एक इशू ये होता है कि पीरियड एंड पर जो रिमेनिंग बैलेंस होता है ऑफ रिसीवेबल्स, बेटा ये भी तो हो सकता है इनसे पैसे लेने के लिए जाओ तो ये इनकार कर दे, बैंकरप्ट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए। तो क्योंकि इनसे रिलेटेड इनकम हमने इस साल में रिकॉर्ड की है, सो इनसे रिलेटेड एक्सपेंस भी इसी साल में आना चाहिए। ये है मैचिंग प्रिंसिपल। अब इस मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है प्रीवियम फॉर बैड डेट्स, जिसमें हम एक्चुअल बैड डेट्स को भी देखते हैं और अपने एस्टिमेटेड बैड डेट्स को भी देखते हैं, जो आपके पास हमें अपनी कैलकुलेशन से निकालने हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ये अगला चैप्टर है, याद रखिएगा, इस चैप्टर पे टाइम नहीं लगेगा, एक दिन दो दिन के बीच में इस चैप्टर ने सम अप हो जाना है। 2 घंटे की क्लास है आप, एक दिन के बीच में इसका कंसेप्चुअली आपके पास आपका पूरा फ्रेम बन जाएगा। ये 2 एंट्रियां, टोटल 2 एंट्रियां इसमें, अगर मैं सारी एंट्रीज को आपके पास सम अप कर लूं तो मेरे ख्याल में इसमें 4-5 से ऊपर एंट्रीज नहीं है। बैड डेट रिकवर हो गए उनकी एंट्री डाल लो, स्पेसिफिक में, जर्नल में, आप मिला जुला के बस ये टोटल आपके पास आपका एक फ्रेम है, ठीक है। तो इसलिए आपने बड़ा विजिलेंट रहना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि हम, देखो बेटा मेरी कोशिश ये है कि कोर्स जितनी जल्दी खत्म होगा उतना ही हमारे लिए फायदा होगा, हम उतना ही ज्यादा इन सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में रीडिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी बात को फॉलो करें, आज के लेक्चर को कंक्लूड कर लें बेटा। कल इंशाल्लाह इसलिए इस चैप्टर को मैंने लिखा कि आपको पता हो कि कल हमने यहां से स्टार्ट करना है, क्लास को मिस ना करना।
ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज। सर रिवीजन क्लास है? अल्लाह अरे हाफिज। बेटा आज भी नहीं, आज लास्ट पेपर है, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे इसको आगे। अल्लाह हाफिज बेटा जी। अल्लाह हाफिज सर।